कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वर्ग 8 का ये विज्ञान का छठा चैप्टर है, जंतुओं में जनन। यानी जंतुओं में जो जनन है किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डिटेल से आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आ रहा है जनन। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये जनन होता क्या है। तो सबसे पहले हमें जनन के बारे में जान लेना चाहिए। जनन होता क्या है, जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है। जनन बेसिकली क्या होता है, कोई भी सजीव अपने जैसे और संतति को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग जनन कहते हैं। कोई भी सजीव जो है इस दुनिया में, इस धरती पे, जो भी सजीव आप जानते हैं, जो इस धरती पे सजीव पाए जाते हैं, अपने जैसे और संतति को जन्म देते हैं। संतति को क्या करेंगे, जन्म देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था मेरा शुरू में कि जनन जरूरी क्यों है। जनन जरूरी क्यों है? तो जरूरी क्यों है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही सभी सजीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। यदि कोई सजीव जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व जो है इस दुनिया से समाप्त हो जाएगा, इस दुनिया से समाप्त हो जाएगा। तो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, इस दुनिया में बने रहने के लिए जीव अपने जैसे और संतति को जन्म देते हैं, अपने जैसे और छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन की एक परिभाषा अगर हम बनाने का प्रयास करें यहाँ पे, कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सजीव अपने जैसे और संतति को क्या करते हैं बाबू, जन्म देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किसी को दिक्कत। जनन बेसिकली कितने प्रकार का होता है आपका, जनन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन सा प्रकार होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, जनन का वह प्रकार, जनन का वह प्रकार जिसमें अपने जैसे और संतति को जन्म देने के लिए नर और मादा, नर और दोनों की जरूरत पड़ती है। नर और मादा दोनों रहेंगे, दोनों के युग्मक संयुक्त होंगे, संलयन होगा, आगे निषेचन होगा, तब जाके जो क्या होता है, जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। यानी कम शब्दों में आप कह सकते हैं, नर तथा मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ऐसे प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। दूसरा प्रकार होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार है जिसमें अकेला जनक, कौन सी वाला, अकेला जो जनक है वो संतति उत्पन्न करने के लिए, यानी कि संतति को जन्म देने के लिए सक्षम होता है। अकेले ही वो क्या करेगा, अपने संतति को जन्म दे देगा। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली यही अंतर है दोनों के बीच में, कि जो लैंगिक जनन है इसमें क्या चाहिए, नर भी चाहिए, और जबकि जो अलैंगिक जनन है इसमें क्या है, अकेला जनक काफी है, उसको किसी और का जरूरत नहीं है। किसी को दिक्कत है यहाँ पे। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली मनुष्य के बारे में पढ़ने वाले, कि मनुष्य के अंदर जो है वो जनन किस प्रकार से होता है। आपके सिलेबस में सबसे पहले इसी को दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ रहे थे नर का, नर जनन अंग। क्या टॉपिक था वाला, नर जनन अंग। नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग होता है उससे क्या नाम है वाला, नर के अंदर पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, वृषण। क्या होते हैं, वृषण। प्राथमिक जनन अंग नर के अंदर वृषण। क्या होते हैं, संख्या इसकी कितनी होगी, संख्या इसकी, संख्या होगी इसकी दो। संख्या कितनी होगी इसकी, दो। अच्छा, ये जो प्राथमिक जनन अंग है नर के अंदर, यानी जो वृषण है, ये काम क्या करेगा, ये काम क्या करते हैं,
शुक्राणु को बनाता है। काम क्या करेगा ये? शुक्राणु को बनाएगा। शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु कहाँ बनेगा? किसी को दिक्कत? इसी शुक्राणु को हम लोग क्या कहते हैं? नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? प्राथमिक जननांग क्या है? संख्या कितनी होगी? द्विगुण। किसमें पाया जाएगा वृषण? नर में कि मादा में? नर में। काम क्या करेगा? इसको किस नाम से जानते हैं? किसी को समस्या है यहाँ पे? अब देखिए, जो वृषण होता है उसकी संख्या कितनी है बता दिए। यहाँ पे बनता क्या है? शुक्राणु। अब इस शुक्राणु को पहुंचना होता है शिश्न के पास। कहाँ पहुंचना होता है? शिश्न के पास। तो शिश्न के पास पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है? दो नलिका लगी होती है। दो क्या लगी होती है? नलिका कह सकते हैं, पाइप कह सकते हैं। और उस पाइप को हम किस नाम से जानते हैं? शुक्राणु वाहिका। किस नाम से बालक? शुक्राणु वाहिका काम क्या करती है? वृषण में जो शुक्राणु बना है उसको वहां से उठा के कहाँ लेके जाएगी? शिश्न के पास। कहाँ लेके जाएगी? शिश्न के पास लेके जाएगी। वृषण से शुक्राणु को शिश्न के पास लेके कौन जाएगा? शुक्राणु वाहिका। तो शुक्राणु वाहिका की संख्या कितनी होती है? शुक्राणु वाहिका की संख्या। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? इसके बाद हम लोग देखते हैं मादा जनन अंग। तो मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग क्या होता है बालक? क्या होते हैं? अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी होगी? अंडाशय की संख्या दो। इसमें बनेगा क्या? क्या बनेगा यहाँ पे? अंडाणु। अंडाणु को और किस नाम से जानते हैं? डिंब। डिंब किस नाम से जानते हैं? डिंब के नाम से। ठीक है। और इसको कौन सा युग्मक बोलेंगे? मादा। मादा युग्मक। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? एक बार हम लोग चित्र के साथ इसको देखते हैं। लैंगिक जनन पढ़ लिया, परिभाषा हम लोग। यहाँ पे चित्र देख रहे हैं आप लोग? चित्र, ये जो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, यही क्या है? वृषण है। वृषण दिख रहा है यहाँ पे सबको? ये देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है यही क्या है? वृषण। संख्या इसकी कितनी है? इसमें बनता क्या है? अब इसको जाना होता है यहाँ शिश्न के पास। ये लिखा हुआ है यहाँ पे शिश्न। इसको पहुंचना कहाँ पे होता है? लेके कौन जाएगा? ये वाली दिख रहा है यहाँ पे, ये लेके जाएगी। इस नस का नाम क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु। किसी को दिक्कत? आगे देखिए कितना अच्छा चीज है इसमें। अब जो हम लोग इसमें शुक्राणु हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी देख लेते हैं शुक्राणु का क्या सीन है। तो शुक्राणु का जो आकार है देखने में कुछ ऐसा होता है। देख रहे हैं आप लोग? शुक्राणु का आकार दिख रहा है सबको? इसका ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? सिर बोलेंगे। ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? अब बीच वाले हिस्से को? बीच वाले हिस्से को? अब पीछे वाले हिस्से को? पीछे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? पूंछ कहते हैं। पीछे वाले हिस्से को? अब देखिए जो इसका पूंछ वाला भाग होता है ना, यहाँ पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग को कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाए थे हम कि इसको कोशिका का हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस। कोशिका का, यानी कि यहाँ से खूब ऊर्जा निकलेगा, खूब ऊर्जा इसके पास होता है। तो जब इसके पास ऊर्जा होगा तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं तो दिखाएगा अपना। तो ये क्या करता है? पूछवा से ऐसे ऐसे गति कराता है, ऐसे ऐसे। इसी की वजह से जो ये जो आपका शुक्राणु है आगे क्या करता है? आगे बढ़ पाता है। ये पूछवा क्या करता है? ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ऐसे गति करता है, जिसकी वजह से ये सिर वाले हिस्से से आगे बढ़ता है। शुक्राणु सिर वाले हिस्से से क्या करेगा? आगे बढ़ता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलिए हम लोग मादा वाला देख लेते हैं आगे। मादा के अंदर पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? क्या होता है?
संख्या इसकी संख्या इसकी इसमें बनेगा क्या? डिम्ब अच्छा है अंडाणु। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? हम आप लोग को बताए थे कि यहां से जो अंडाशय से जो अंडा बनता है, अंडाणु बनता है, इसको कहाँ पूछना होता है? यहाँ गर्भाशय की तरफ। तो यहां से जो नलिका लेके जाती है इस अंडाणु को, उस नलिका का नाम क्या है? अंडवाहिनी। क्या नाम है? इंग्लिश में इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो कई बार फैलोपियन ट्यूब के नाम से एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। इसमें एक चीज और है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। नर के अंदर जो वृषण है, ये दोनों हमेशा काम करते रहते हैं जब तक इसमें कोई बीमारी वगैरह ना हो। ये दोनों ही आपका जो है, दोनों एक साथ काम करते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। जबकि मादा के अंदर जो ये अंडाशय है, ये दोनों एक साथ कभी भी काम नहीं करते। ये दोनों कभी भी एक साथ काम नहीं करते हैं। ये लोग काम करते हैं एक महीना के अंतराल पे। जैसे कि मान लीजिए कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। कौन सा महीना है? तो इस महीने यदि मान लीजिए कि ये बायां भाग यानी कि बायां अंडाशय काम कर रहा है, तो क्या होगा? इस अगस्त के महीने में दायां अंडाशय काम नहीं करेगा, और अगले महीने क्या होगा? ये बायां अंडाशय काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा? दायां अंडाशय। समझ में आ रहा है? अगले महीने कौन काम करेगा? दायां अंडाशय। और फिर उसका अगला महीना यानी कि जब अक्टूबर आएगा, फिर कौन काम करेगा? और ये वाला क्या होगा? सुस्त की अवस्था में ये काम उस समय नहीं करेगा, ये आराम करेगा। समझ में आ रहा है? ये 28 दिन का काल होता है। कितने दिन का बालक? जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना 28 दिन का, वैसे इसका भी कितना होता है बाबू? 28 दिन है। 28 दिन है। कुछ लोग रखते हैं ना मोबाइल में दो को सिम, कहते हैं दोनों सिम जियावे के बाद, तो एक महीना वो में रिचार्ज, एक महीना वो में रिचार्ज। सेम उसी तरीके से बालक एक महीना ये काम करेगा, एक महीना। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? हमें कुछ समझ ना आ रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? आगे देखा जाए। आगे इसमें लिखा हुआ है आपका निषेचन के बारे में। किसके बारे में बालक? निषेचन के बारे में। निषेचन देख लिया जाए। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखिए। नर के वृषण से क्या निकला था? शुक्राणु। क्या निकला था रे बालक? और मादा के अंडाशय से अंडाणु। मादा के अंडाशय से। अब इन दोनों को मिलना होता है, इन दोनों को संयुक्त होना होता है, संलयन होना होता है। कहां से कि ये दोनों जब मिलेंगे तभी जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। समझ में आ रहा है? हम बताया था ना कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो अब ये दोनों तो अभी अलग अलग था, अब दोनों इकट्ठे होंगे तभी ना प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो नर से क्या आया है? शुक्राणु। और मादा से क्या मिला है? अब इन दोनों को मिलना होता है, इन दोनों को संलयन होना होता है। इन दोनों का होता क्या है? बेसिकली ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से शुक्राणु प्रवेश करता है। इस रास्ते से शुक्राणु प्रवेश करता है और यहाँ पे जो है आके किससे मिलता है? अंडाणु से। किससे मिलेगा बाबू? अंडाणु कहाँ से आया है? अंडाशय से। किस नलिका से होते हुए है? अंडवाहिनी से। किस नलिका से होते हुए है? अंडवाहिनी से। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो इधर से इतने सारे अंडाणु आए हैं और इसमें करोड़ों की संख्या में जो इधर से शुक्राणु गए हैं, इधर से कोई एक अंडाणु और इधर से कोई एक शुक्राणु क्या करता है? जाके मिल जाते हैं। जाके क्या होंगे? अब बाकी सब शुक्राणु वेस्ट, बाकी सब अंडाणु वेस्ट, सबका सब ऐसे बाहर तितर बितर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब शुक्राणु प्रवेश करता है ना, तो देखिए शुक्राणु जब मादा के अंदर जब प्रवेश करता है तो मोस्टली जो होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। अब उसका देखिए, उसके अंदर पूंछ जरूर है जो उसको आगे ढकेल रही है, लेकिन उसके पास दिमाग थोड़ी है, आंख थोड़ी है। उसको पता ही नहीं है कि ये वाला काम कर रहा है इस महीना की, ये वाला काम कर रहा है। उसको थोड़ी पता है बाबू कि कौन सा वाला काम कर रहा है। तो आधा इधर चल जाता है, आधा इधर चल जाता है, कुछ सामने से टकरा जाता है। अब मान लीजिए इस महीने ये वाला काम कर रहा था तो इधर वाला जो गया वो वेस्ट हो गया, जो इधर वाला गया वो भी वेस्ट हो गया, तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। और जो इस तरफ भी गया है उसमें से सिर्फ एक क्या होगा? अंडाणु के साथ मिलेगा।
अब बाकी सब का सब क्या होगा, वेस्ट होके ऐसे ही बाहर, यहीं से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको देखते हैं, आगे फोटो भी है इसका, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये चित्र दिख रहा है सबको? इसमें देखिए किस तरीके से अंडाणु है और इसके पास अप्रोच कर रहा है ये आपका शुक्राणु। शुक्राणु जैसे ही आके यहाँ पे संलयन होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे रे बालक? निषेचन। जैसे शुक्राणु आके मिल जाएगा किससे? अंडाणु से। किससे मिल जाएगा? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? सबको समझ में आ रहा है? ठीक ना? शुक्राणु क्या था? नर युग्मक। शुक्राणु क्या था? और अंडाणु क्या था? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संलयन होंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सबको समझ में आ रहा है? कभी भूलेंगे तो नहीं? ठीक है, आगे चला जाए। ये जो निषेचन होता है बाबू, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। देखिए दो प्रकार का कैसे? एक होता है आपका आंतरिक निषेचन। क्या होगा? आंतरिक निषेचन। और एक होता है बाह्य निषेचन। दूसरा कौन सा होता है? तो ऐसा निषेचन का प्रोसेस, ऐसा निषेचन की प्रक्रिया जो क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होगा? जैसे अभी हम आपको दिखा रहे थे ना यहाँ पे कि इस भाग में आके जो है अंडाणु और क्या बोलते हैं, शुक्राणु दोनों मिलते हैं, तो ये शरीर के अंदर हो रहा है ना। तो जब ये शरीर के अंदर होगा प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। ध्यान दीजिएगा, जब शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। और जब ये निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर होगी, उसे हम लोग बोलेंगे बाह्य निषेचन। तो आप लोग के मन में आ रहा होगा भाई बाह्य निषेचन कैसे होगा? तो देखिए क्या होता है, जो समुद्री जो जीव होते हैं, जैसे कि जो समुद्री मछली है, वो क्या करेगी? जल में अपना अंडा दे देगी। जल में क्या करेगी? अंडा दे देगी। अब जब वहां पे कोई नर मछली आएगी, समझ में आ रहा है, नर, तो वो क्या करेगा? वहां पे अपना शुक्राणु ऐसे छोड़ देगा, वहां पे अपना शुक्राणु। इस प्रोसेस में अब क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु क्या करेंगे? दोनों मिलेंगे, दोनों का संलयन होगा। संलयन जैसे होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ये निषेचन शरीर के अंदर हुआ है? शरीर के अंदर हुआ है क्या? शरीर के क्या हुआ है? बाहर हुआ है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहेंगे? समझ में आ गया सबको? क्या बात है, तुम लोग तो बहुत होशियार है रे बालक। नहीं, अच्छा है, इस क्लास के बच्चे अच्छा से सीख रहे हैं। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? एक यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक आपका बहुत अच्छा टॉपिक दिया, भ्रूण परिवर्धन। अब ये क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पुस्तक के अनुसार ही देखते हैं क्या लिखा है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? युग्मनज बताया था आप लोग को क्या होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? निषेचन। प्रोसेस को निषेचन कहेंगे, लेकिन बनेगा क्या? युग्मनज। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। विकसित होकर क्या बन जाएगा? वो भ्रूण बन, विकसित होकर क्या बन जाएगा? युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। विभाजित समझते हैं? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बढ़ते जाना। जैसे कि कोई चीज है टूटती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम शीशे का गिलास उठा के तोड़ दिए, वो अनेक भागों में विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब वो क्या होता है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? कोशिकाओं के गोले में। उसके बाद क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती है समूहीकृत होने लगती है, यानी कि फिर से बिटोराए लगेगा, फिर से इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, फिर से क्या होगा? समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इन विकसित हो रही संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। समझ में आया बात?
ये जो टूट के अलग अलग हुआ था, अब जब ये दोबारा इकट्ठा होने लगता है तो यही क्या करता है, बच्चे के अंग का निर्माण करने लग जाता है। बच्चे के अंग का निर्माण, ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, माँ के गर्भ के अंदर। कहाँ पे होता है, हाँ, इसी प्रोसेस को हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण। समझ में आ रहा है सबको। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब धीरे धीरे बनता रहता है। समझ में आ रहा है सबको। आगे चला जाए। आगे इसमें अब टॉपिक है जरायुज और अंडप्रजक जंतु। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरायुज और अंडप्रजक क्या होते हैं। देखिए इस धरती पे आपको बेसिकली 2 प्रकार के जीव मिलेंगे। कितने प्रकार के जीव मिलेंगे, जंतुओं में कितने प्रकार के जंतु मिलेंगे आपको, 2 प्रकार के। एक जंतुओं का ऐसा प्रकार होगा जो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य है, गाय है, बकरी है, यहाँ पे आपका भैंस है, ठीक ना, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, जरायुज कहेंगे। क्या कहेंगे, जरायुज कहेंगे। और दूसरा प्रकार होता है अंडप्रजक। तो ऐसे जीव जो अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म ना देकर पहले अंडा देते हैं और फिर उस अंडे से जो उनका बच्चा है वो जन्म लेता है। बात पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म नहीं देंगे, पहले क्या देंगे, अंडा देंगे। सबसे पहले क्या देंगे, और उसी अंडे से, यानी वही अंडा जब विकसित हो गया उसी के अंदर बच्चा बनेगा और वही बच्चा अंडा तोड़ के क्या करता है, बाहर निकलता है। अंडवा को इसे तोड़ के फिर क्या करेगा, इसे बाहर ही निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडप्रजक। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, जो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे जीव जो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो स्तनधारी होते हैं। कौन होते हैं बाबू, स्तनधारी होते हैं। यानी कि उनके पास स्तन होता है, यानी कि अपने बच्चे को क्या करते हैं, ये लोग दूध पिलाते हैं। अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे। जितने भी जीवों को आप लोगों ने देखा है जो जन्म ले रहे हैं, अपने माँ से डायरेक्टली जन्म ले रहे हैं, वो सभी दूध पीते हैं। और ऐसे वो सभी जीव जो क्या करते हैं, अंडा से निकले हैं, यानी वो सभी जीव जो अंडे से जन्म लिए हैं वो दूध नहीं पीते हैं। वो सभी जीव जो अंडे से जन्म लिए हैं वो दूध नहीं पीते हैं। क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है, यानी जब छोटा रहेगा ना, तो उसके खाने पीने का जो बंदोबस्त होता है ना, वो अंडे के अंदर रहता है। जैसे जो चूजा है, अंडा आप लोग खाए हैं, सभी लोग अंडा खाए हैं कि नहीं खाए हैं? अंडा खाए होंगे तो उसमें कुछ भाग पीला रहता है, बाकी सब कैसा रहता है, सफेद सफेद। तो पीले वाले भागों में क्या होता है, वो चूजा जो है वो पल रहा होता है। और ये जो सफेद वाला भाग होता है वो होता है प्रोटीन, जो कि इसी बचवा के खातिर होता है। हम लोग क्या करते हैं, अंडा खरीदते हैं बाजार में से, खा जाते हैं बचवा को भी और उसके प्रोटीन को भी। समझ रहे आप लोग बात को। तो इन लोगों को अलग से दूध पीने का जरूरत नहीं होता है। इन लोगों को जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ऑलरेडी अंडवा के अंदर होता है। समझ में आ रहा है। जरायुज और अंडप्रजक समझ में आया सबको। आगे चला जाए। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे बालक, अलैंगिक जनन, यानी कि जनन का वह प्रकार जिसमें क्या है, अकेला जनक संतति को जन्म देने के लिए क्या है बाबू, सक्षम है। अकेले ही जन्म दे देगा, उसको किसी का इंतजार नहीं है, उसको किसी का जरूरत नहीं, अकेले ही काफी है, अकेले ही जन्म दे देगा। समझ में आ रहा है। ऐसे इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल। और लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। यहां पे इसका प्रकार दिया हुआ है। हाइड्रा एक जीव है, दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रा। हाइड्रा में जो जनन होता है वो होता है मुकुलन की विधि से। किसकी विधि से, मुकुलन की विधि से। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या बोलेंगे, बडिंग। हाइड्रा एक जीव है जिसके अंदर जो जनन की प्रक्रिया वो कैसे होता है, मुकुलन की विधि से। अब मुकुलन क्या है वो हम देखते हैं इस
आगे ये दिख रहा है आपको हाइड्रा, ये क्या है, इसका जनक है। ये क्या है, जनक। अगले प्रोसेस में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या किया, वृद्धि करने लग गया। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वृद्धि किया है कि नहीं किया? कुछ समय बाद क्या होगा, यही हाइड्रा आगे चल के और ज्यादा वृद्धि कर लेगा। अब आप लोग देख सकते हैं अपने जनक के जैसा ये रूप लेने लग गया। लेने लग गया कि नहीं लेने लग गया? यही वृद्धि करके इससे अलग हो जाएगा। तो एक से कितने बन गए जीव? दो को बन गया कि नहीं बन गया? यही तो हम लोग कहना चाह रहे हैं। जनन की परिभाषा ही तो यही है कि अपने जैसे और संतति को जन्म देना, यही ना जनन कहलाता है। तो अपने जैसे और जीव को जन्म दिया कि नहीं दिया? अकेले दिया कि किसी की जरूरत पड़े? अकेले दिया। तो यह मुकुलन क्या होगा? अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। किसी को दिक्कत? इसमें लिखा है कि हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। अच्छा, इसमें प्रोसेस बताया गया है कि आप इसको लैब में कैसे देख सकते हैं। प्रोसेस आपका जो है यहाँ पे हम बोर्ड पे समझा दिए। आगे चला जाए। आगे इसमें आपका दिया हुआ है अमीबा। अगला अगला क्या वाला यहाँ पे? अमीबा। अमीबा का चित्र दिख रहा है सबको? ये क्या है बाबू? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? यानी कि ये ऐसा जीव है जिसमें एक ही कोशिका से सब काम होता है। आपके पास जैसे कि देखिए मनुष्य आते हैं बहुकोशिकीय जीव में, आपके पास हर कार्य के लिए अलग से अंग है। सोचने के लिए दिमाग है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, किसी चीज का स्वाद पता करने के लिए जीभ है, चबाने के लिए दांत है, किसी को मारने के लिए हाथ है, दौड़ने के लिए पैर है कि नहीं है? ठीक ना। लेकिन अमीबा ऐसा जीव है जिसके पास एक ही कोशिका है बाबू। एक ही कोशिका से अपना ये सब काम करता है। इसी कोशिका से अपना ये अपना जनन भी इसी कोशिका से करेगा। तो अमीबा किस तरीके से जनन करता है वो देखते हैं हम लोग। अमीबा यहाँ पे दिख रहा है सबको? अमीबा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बीच में जो ये भाग होते हैं इसको हम लोग क्या बताए थे बाबू आपको? कोशिका वाले चैप्टर के पढ़ाए थे, क्या बताए थे? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक है। तो जब अमीबा विकसित हो जाता है तो ये क्या करता है, अपना केंद्रक को क्या करता है, और ज्यादा विकसित करने लगता है। विकसित यानी बढ़ाने लग जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये इसके केंद्रक में विभाजन चालू हो जाता है। यानी कि एक केंद्रक से कितना बनने लग जाएगा? धीरे धीरे दूगो। धीरे धीरे कितना बनने लग जाएगा? दूगो। कुछ समय बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ये जो इसका केंद्रक है, दोनों बट के अलग अलग हो गए। दोनों बट के, लेकिन अभी भी अमीबा का जो बाकी कोशिका है, यानी कोशिका झिल्ली है, इसके बाकी जो कोशिकांग है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी जो कोशिकांग जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बलक जुड़ा है ना। और इसमें बाकी हम लोग अगर केंद्रक देखें तो दोनों का क्या हुआ है? अलग अलग हो गया। कुछ समय बाद क्या होता है, ये और विकसित होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपका ये जो बीच से जो जोड़ था ना, जो ब्रिज बना हुआ था, ब्रिज दिख रहा है वो पुल के जैसा, दूगों के बीच में पुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही पुल जो बिहार में बार बार गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? रोज एगो सूचना आ रहा है कि यहाँ पे पुल गिर गया। बताइए। बिहार का देखा जाए तो पुल गिर रहा है, भारत में देखा जाए तो ट्रेन हादसा बाबू, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। रोज कुछ ना कुछ ऐसे घटना देखने को मिल रही है। ट्रेन से बच के बाबू। देखिए एक चीज और है, पहले लोग कहते थे कि भाई पुल वगैरह के मतलब कि नीचे खड़े हो जाते थे लोग बारिश वगैरह में। अब वो पुल के नीचे भी सुरक्षित नहीं है, पुल के ऊपर भी सुरक्षित नहीं है। पता चला नीचे खड़े कर ऊपर से गई लो। अब पता चला कि ब्रिजवा पे बड़ा ऊपर ऐसे तले भस गई के पता न कहाँ। समझ रहे बाबू? तो दोनों से जो है बच के, बारिश आए तो पुल के आसपास भी मत दिखना। अगर पुल के आसपास है तो दौड़ के अपना घर है, जो भी वहां पे सुरक्षित स्थान दिख रहा है वहां पे भाग जाना है। टॉपिक पे वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पे जब देखें हम लोग कि केंद्रक दोनों बट के अलग अलग हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ? बाकी कोशिका झिल्ली और कोशिकांग आपस में जुड़ा हुआ है ना बाबू। इधर अगला प्रोसेस में क्या होगा, अब यहाँ से बाबू ये टूट जाएगा। जैसे अपने बिहार में ब्रिज गिर रहा है वैसे ये टूट के क्या होगा बाबू? अलग अलग हो जाएगा। और अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि एक कोशिका से कितना बन गया बाबू? दूगो। एक से कितना बन गया? दूगो। इसका जनक को था एगो, जनक को था, लेकिन बन को गया ये।
तो एक ही टूट के दू में बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विखंडन। दू में बटा है तो द्वि, और खंडन यानी टूटा है। समझ में आ रहा है? और लैंगिक जनन में एक प्रकार हम पढ़े कौन सा? मुकुलन का। दूसरा कौन सा पढ़े हैं? द्विखंडन का। दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा पढ़े हम लोग? मुकुलन। दूसरा कौन सा है? द्विखंडन का। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? आगे चले। और ये जो आपका चैप्टर है आपके सिलेबस के अनुसार जो है अब समाप्त हो गया। आपके पास आपके सिलेबस में यही 2 को दिया था लैंगिक जनन में, तो आपका जो जनन वाला चैप्टर है समाप्त हो चुका है। यदि आपको कोई भी समस्या आती है इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स जो है इस वीडियो का खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। आपका जो भी समस्या है उसको रिजोल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे, वीडियो के माध्यम से या ऑफलाइन क्लास अगर आप अटेंड कर पाते हैं तो ऑफलाइन क्लास के माध्यम से। और इसी तरीके से विज्ञान को या अन्य किसी विषय को आसान भाषा में पढ़ने के लिए और सीखने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारी संस्था से जरूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।